जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, एक नंबर आपको, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है तो 2 नंबर आपके डायरेक्ट कट जाएंगे। जीके जीएस इतना ब्रस्ट है, इतना बड़ा है कि आपको अभी से ही तैयारी करते हुए लेकर चलना है, अगर दूसरों से सिलेक्शन आगे लेकर चलना है। और ये नहीं देखना कि यार मेरिट कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होने वाला है, अगर इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना ना, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। 5 क्लास में जीके जीएस की ऑलरेडी ले चुका हूं, अब ये 6ठी क्लास है, ये आपकी 6ठी क्लास है। कमांडो सीरीज हम चला रहे हैं, अगर इसमें इनरोल्ड अभी तक आप नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहां पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी के लिए स्पेशली बनाई हुई है। इसमें आपको कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, प्लस उसके दायरे में जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देख के जाएंगे। आप इनमें से कितने क्वेश्चन करके गए हैं वो भी बताएंगे। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट होगी वहां पर मैं इसकी सारी पीडीएफ डाल दूंगा, उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, हम ऑलरेडी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं 176, मतलब 175 कर चुके हैं, 176वां क्वेश्चन है। ये है आपकी कमांडो सीरीज जीके जीएस की, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और जो मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि मुश्किल वक्त है आपको पता है, और आप कमांडो है और आप बिल्कुल सख्त खड़े हैं। पहला क्वेश्चन 176वां नंबर आपके सामने है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा इसको। और क्वेश्चन कहता है तुजूक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, पाली, संस्कृत या अरबी? आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है तुजूक ए जहांगीरी जहांगीरनामा है, और इसमें क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है ये। और ये किस में लिखा गया था? ये फारसी में लिखी गई है। ये किस में लिखी गई है? फारसी भाषा में ये लिखी गई है। और इसमें से जो फैक्ट्स निकलते हैं कि ये किस भाषा में लिखी गई, जहांगीर की ये आत्मकथा है। तो आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा है ये जहांगीर की, आत्मकथा है जहांगीर की, फारसी में लिखी गई है। उसके बाद इसमें मोहम्मद हादी ने इसको पूर्ण किया था। स्टार्ट की थी जहांगीर ने, लेकिन जहांगीर के बाद मोहम्मद हादी ने इसको पूर्ण किया था। यहीं पर और चीजें देखें कि मोहम्मद हादी ने इसको पूर्ण कर लिया। और इसमें है क्या? इसमें क्या है? दरबार की घटनाएं हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, कला स्थापत्य है और प्रकृति संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। क्या क्या किया है इसमें? प्रशासनिक घटनाएं हैं, कार्य कुशलता है, कला स्थापत्य है, प्राकृतिक रचनाएं का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें कि अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी किसने लिखी थी या अकबरनामा किसने लिखा था, आप बताएंगे। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी थी? ये आईने अकबरी, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये किसने लिखा था? ये किसकी पुस्तक है और किसने लिखा था? इसका मुझे बताइए कि किसने लिखा हुआ है, ये जल्दी बताइए, ये बताइए। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बाबर की जो आत्मकथा था बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की जो आपकी आत्मकथा है बाबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? ये भी बताइए। तो आईने अकबरी, अकबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में है? तो ये बताइए। तो ये जो भाषा है आपकी तुर्की की भाषा है। और ये किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी अबुल फजल, अबुल फजल। और ये तुर्की में थी, ये आपकी तुर्की में थी। और आत्मकथा जहांगीर ने लिखी थी, इसको पूर्ण किया था मोहम्मद हादी ने, जो इसको पूर्ण किया था। आईने अकबरी, बाबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी थी। और बाबरनामा किसकी, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। यहीं पर हम आगे बात करें तो देखेंगे आपके प्रमुख पुस्तकें, जो पुस्तक है और इनके लेखक कौन है। लेखक की बात करें तो पहला है तुजूक ए बाबरी, कौन सी भाषा में है? ये तुर्की में है।
और ये क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखी है ये, बाबर, ये बाबर ने लिखी है। अगर यहीं पर आगे बात करें हम क्या, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा ये कौन सी भाषा में? ये फारसी भाषा में है। और ये किसकी है? ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, गुलबदन, गुलबदन बेगम। यहीं पर तीसरी भाषा के शाहनामा, तीसरी जो शाहजहांनामा, शाहजहांनामा ये किस में है? ये भी आपकी फारसी में है। और ये किसकी है? लेखक इनायत खां, इनायत खां, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पुस्तक कौन सी है? पुस्तक और भाषा, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है, लेखक कौन है? बाबर है। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखी थी। शाहजहांनामा आपको फारसी में है और इनायत खान ने ये लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़िए आप। ठीक है, ये अब आपका होगा क्वेश्चन नंबर 177। अलंकरण की कला जिसे पेट्रा ड्यूटी पित्रादुरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेर शाह सूरी। बताइए किसके टाइम में ये हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 177 का कौन सा राइट आंसर होगा? पित्रादुरा, पित्रादुरा, पित्रादुरा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये जो स्वर्णिम काल चला था साहित्य का स्वर्णिम काल किसमें चला था? शाहजहां के टाइम पे चला था। और इससे रिलेटेड अगर मैं चीजें बताऊं तो शाहजहां के शासनकाल में क्या था? मुगल ये आपका क्या था? मुगल वास्तु कला, या इसको बोलते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल था। ये आपका स्वर्ण युग माना जाता था। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट किसने किया था ये बताइए। स्टार्ट किया था, देखिए तो यहां से निकल के आता है शाहजहां के टाइम में इन्होंने ये जो कला थी ये शाहजहां के टाइम में थी, और मुगल वास्तुकला और स्थापत्य कला का उस टाइम पे स्वर्णिम युग चल रहा था। इससे रिलेटेड मैं कुछ बात बताऊं। पेट्रा ड्यूरा क्या है? ये इतावली, मतलब इसमें क्या है? इसका अर्थ होता है कि जो कीमती पत्थर होते हैं ना उनमें जड़ाई का काम किया जाता है। जैसे संगमरमर की सतह पर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की इसमें क्या होती? जड़ाई की जाती थी। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं कि शाहजहां का समय टाइमिंग कौन सा था, कब से कब तक था, तो यह था आपका 1600, जो शाहजहां का टाइमिंग था, इनका जो टाइमिंग था, कमेंट्स करेंगे 1600 का लेकर 1658, 1628 से लेकर 1628 से 1658 ईसा, ये इनकी टाइमिंग थी। इस टाइम पे हुआ था। और उसके बाद इन्होंने क्या था कि ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली की मीरान में इसका विशेष योग हुआ था। ये जो कला स्थापत्य है, ये वाली जो कला स्थापत्य है, इसमें क्या क्या हुआ था? ये आपका ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली की इमारतों में इसका विशेष योग हुआ था। इसके बाद ताजमहल की जो दीवारों पर फूल पंखड़ी हैं और बेलों की सुंदरता जो डिजाइन है, वो भी इसी का उदाहरण है, वो भी इसी का उदाहरण है। ने जरी और पच्चीकारी का उत्साहित किया था, लेकिन जो चरम पे थी अपनी वास्तुकला या आपका स्थापत्य कला, जो मैं बता रहा हूं कि हुमायूं ने क्या किया था, इसको बिल्कुल शाहजहां ने बिल्कुल इसको चरम पर पहुंचा दिया था। स्टार्ट अकबर ने किया था और उस टाइम पे क्या था, जरी और पच्चीकरा कला को प्रोत्साहित किया था। लेकिन ये जो शैली थी ये हुमायूं के टाइम पे चरम पे थी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें? ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस मुगल साम्राट को शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम,
शाहदार शाह, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए। काफी बार पूछा जाता है, तो ये तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा। किसको कहा जाता है? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह प्रथम। तो साहिब बेखबर किसको कहा जाता था? ये था आपका मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को क्या क्यों क्यों बोला जाता? क्योंकि वे शासन के टाइम में बहुत लापरवाह थे, बिलास थे, बिल्कुल बिलास मतलब लापरवाह और बिलास थे, अपने जो शाही कार्यों में थे। और उनके काल में क्या था? मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा कमजोर जो हुआ था, ये मोहम्मद शाह प्रथम के टाइम में हुआ था। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था। उसके बाद इसने मयूर सिंहासन और कोहिनूर यहां से उठाकर ले गया था। और इनके काल में कला और इसका संगीत का और कला का बहुत विकास हुआ था। किसका? कला का, संगीत का विकास हुआ था। और उसके टाइम में नादिर शाह ने क्या किया? यहां से कोहिनूर को उठाकर ले गया था भाई, अपने मतलब सिंहासन और कोहिनूर को छीन कर ले गया था। और 1739 में नादिर शाह ने ही इस पे क्या किया था? दिल्ली पर हमला किया था। नादिर शाह का आक्रमण भारत के इतिहास में बहुत विनाशकारी माना जाता है, कि एकदम मान के चलो कि बिल्कुल क्रूर हमला था वो। और इन्हीं के टाइम पर, नादिर शाह के टाइम पर 1739 में कोहिनूर और वो सब कुछ इनसे छीन के निकल के ले गया था। और इनको क्योंकि ये शासन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, विलासिता में रहते थे, इनको बोला जाता शाह बेखबर। तो काफी बार पूछा जाता था। इनका अवधि देख लीजिएगा यहां से कि इनकी अवधि क्या है। अवधि अगर आप पूछेंगे कि इसकी शासन की अवधि क्या है, तो अवधि हो जाएगी 1707 से लेकर 1712 ईसा। पहला पॉइंट यह हुआ आपका। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि बहादुर शाह प्रथम, इसकी जो अध्यक्षता में अभिरुचि न रखने के कारण इसको क्या लिखा गया था कि इसका जो था शासन में मन ही नहीं लगता था। शासन में मन न लगने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा ये शाही बेखबर, शाही बेखबर। ठीक है, इसका नाम न लगने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? शाही बेखबर इसका नाम पड़ा। और यहां पर इसको शाहजहां शाह को इसको क्या बोलते थे? इसका जो उपनाम था, उपनाम इसका क्या था? इसका लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख भी इसको बोलते थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने, अकबर द्वितीय ने, ये जो है यहां पर अकबर द्वितीय क्या करते थे? ये इन्होंने क्या किया? राजा राम मोहन राय को, राम मोहन राय को किस चीज की उपाधि दी थी? राजा की, राजादार शाह का उपनाम क्या था? लंपट मूर्ख। तो ये बहादुर शाह प्रथम, इनका जो शासनकाल था 1707 से लेकर 1712 था। और इनका मन नहीं लगता था शासन के कार्य में, इसलिए शाही बेखबर कहा जाता था। और शाहदार शाह को उपनाम लंपट मूर्ख था। उसके बाद अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी। और इसी टाइम में नादिर शाह ने 1739 में हमला किया था दिल्ली पर, वहां पर सिंहासन कोहिनूर हीरे को लेकर उठाकर वहां से ले गया था। लेकिन इनके काल में, शाही बेखबर के ही काल में, संगीत और स्थापत्य कला का बोलबाला अपने चरम पर था। आगे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, प्रशासी। ये आपके चार ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताइए, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा?
बताइए। तो देखिए, वास्को द गामा कब आए थे? 1498 में सबसे पहले कालीकट भारत पहुंचे थे। पुर्तगाली थे ये। कौन थे ये? वास्को द गामा कब आए थे? वास्को डी गामा, वास्को जो आए थे 1900, कब आए थे ये आपके? चलिए पहले लिख के बताइए, उसके बाद बताते हैं आपको कि वास्को डी गामा कब आए थे। 1498 कब आए थे? 1498 को आए थे। तो वास्को डी गामा 1498 को आए थे। ये कालीकट भारत पहुंचे थे। कहां के थे? पुर्तगालियन थे। उसके बाद डच 1602 में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की रचना की थी। उसके बाद अंग्रेज जो आए थे 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और डेनमार्क 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। और पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक यहां पर रहे थे। ठीक है, गोवा में स्टार्ट हुआ था, 1961 तक रहे थे ये। तो कब से हुआ था? अंग्रेजों ने अंत में पूरे भारत पर अंग्रेजों ने लास्ट में क्या किया था? उस पर अधिकार जमा लिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अगर हम बात करें तो इसका ए ऑप्शन, पुर्तगाल पहले आए थे। और जो व्यापारिक आगमन है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जैसे मैंने बताया, वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 को आए थे। आपका 1498 में हो गए। उसके बाद जो मैंने डिटेल से बताया था कि इंडिया कंपनी का ये रूप रखा गया था, और पुर्तगाल सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे। उसके बाद अंततः क्या हुआ था? अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन है? बताइए, भारत में कौन है निम्न में से? राइट आंसर क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है। आप बताइए इसमें। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह होता 1757 ईसा में। 1757 ईसा में स्टार्ट हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे। कौन थे ये? रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 की प्लासी युद्ध में किसको मारा था? सिराजुद्दौला उल औला को हराया था। और उसके बाद पूरी तरह से बंगाल पर किसका स्थापित्य हो गया था? आपका अंग्रेजों का स्थापित्य हो गया था। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईसा में। उसके बाद क्या चला था? जैसे 1764 में इसका युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों की निर्णायक जो जीत मानी जाती थी वो बक्सर के युद्ध से मानी जाती थी। और 1765 में क्या हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वो राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था। मतलब इन्होंने ये हार गए थे, और 1765 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी की, मतलब वहां से राजस्व वसूली का जो था उनका अधिकार उनको मिल गया था। ठीक है, ठीक है। तो यहां से ये फैक्ट्स निकल के आते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। 1757 में सिराजुद्दौला को हराकर पूरी तरह से अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था। लेकिन बक्सर के युद्ध से उनका माना गया था कि पूर्ण रूप से जो उनकी चलनी स्टार्ट हो गई थी वो हुई थी आपकी 1764 से। ठीक है, 1764 से स्टार्ट हो गया था। और इसमें किसको हराया था अंग्रेजों ने? सिराजुद्दौला को यहां पर हराया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है?
राइट आंसर बताइए इसमें से कौन सा है। और ये युद्ध जो था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये कब लड़ा, कब हुआ था, कब हुआ था ये भी बताएंगे। ठीक है, कब हुआ था बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा। शाह आलम द्वितीय है क्या इसका, शाह आलम द्वितीय, इसका जो राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम बात करें आगे कि 1761 में क्या हुआ था, तीसरा पानीपत युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। एक तो मराठों के बीच हुआ था और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ये कब हुआ था 1761 में, 1761 में। और किस किस के बीच हुआ था, ये मराठों एवं अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और इसमें परिणाम क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो थे, अहमद शाह अब्दाली जो थे ये आपके विजयी हुए थे, ये आपके क्या हुए थे, ये आपके विजयी हुए थे। और इसमें क्या हुआ था, और क्या निकल के आता है कि पानीपत के तृतीय युद्धों में मराठों का नेतृत्व किसने किया था, यहां से निकल के आएगा कि मराठों का नेतृत्व किसने किया था, ये जो है आपका इनका नेतृत्व किसने किया था, ये किया था आपका सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ ने, सदाशिवराव भाऊ व विश्वास। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अफगान की तरफ से किसने किया था, अब अब्दाली जो अफगान के थे इनकी तरफ से किसने किया था, इनकी तरफ से किया था। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की जो संधि थी, संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवसेना 1665 में, 1665 में हुआ था शिवाजी और किसके, शिवाजी और हुआ था आपके जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में यह संधि हुई थी। और इसमें क्या निकल के आया था, अंग्रेजों ने जयसिंह प्रथम को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। किसने भेजा था, जयसिंह को भेजा था, शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था, औरंगजेब ने। और शिवाजी को फिर मजबूरी में क्या करना पड़ा था कि 23 जो किले थे और क्षेत्र जो थे वो सब किसको देने पड़े थे, मुगलों को देने पड़े थे। बाद में शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से भागा था, वहां से भागे थे और उसके बाद शक्ति हासिल की थी। ये दो तीन चीजें जो निकल के आ रही हैं कि औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में, और उसमें उन्होंने मजबूरी में 23 किले दिए थे और कुछ क्षेत्र जो था मुगलों को देना पड़ा था। उसके बाद लास्ट में क्या किया था शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब से छूटने के बाद उन्होंने फिर उसकी शक्ति हासिल की थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे थे। तो ये जो संधि है वो कब हुई थी, संधि हुई थी 11 जून, ये 11 जून संधि हुई थी आपकी, संधि हुई थी 11 जून और 1965 को, 1665 को ये संधि हुई थी। उसके बाद औरंगजेब के टाइम में ये हुआ था और जयसिंह को इनके खिलाफ भेजा गया था। और ये जो कितने किले दिए थे इन्होंने, जो किले थे आपके 23 किले, और मुगल को साम्राज्य देना पड़ा था या क्षेत्र देना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद यहीं पर अगर पॉइंट निकल के आता है, क्या यहीं पर आपका पॉइंट निकल के आता है कि जय सिंह को, क्योंकि जय सिंह गए थे मुगल की तरफ से, तो जय सिंह को किस चीज की उपाधि दी गई थी, मिर्जा, ये आपकी मिर्जा की उपाधि दी गई थी। और किसकी तरफ से दी गई थी, शाहजहां,
शाहजहां द्वारा किस चीज की उपाधि दी गई थी? मिर्जा की उपाधि, ये उपाधि दी गई थी। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा आपकी ये मिर्जा की उपाधि दी गई थी। और संधि हुई थी 11 जून 1665 को। इस दौरान शिवाजी ने किले कितने दिए थे? शिवाजी द्वारा किले दिए गए थे 23, और मुगल साम्राज्य को थोड़ा सा क्षेत्र भी दिया गया था। और इस दौरान जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा, इसमें शाहजहां के द्वारा उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 83वां क्वेश्चन है आपका। और इसमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ही नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मराठा साम्राज्य के क्या था? संस्थापक थे। और कब से कब तक चला था? ये चला था आपका 1627 से लेकर 1680 तक। मराठा साम्राज्य था वो चला था आपका 1627 से लेकर 1680 तक। सन क्या थी आपकी? सन थी 1627 से लेकर 1680 तक ये मराठा साम्राज्य चला था। और इसके संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज, ठीक है। शिवाजी महाराज आपके संस्थापक थे। यहीं पर आगे बढ़े और बात करें कि इन्होंने अंग्रेजों की शक्ति को बिल्कुल चुनौती दिया था। और किस चीज की नींव रखी थी? स्वराज की। किस चीज की नींव रखी थी इन्होंने? स्वराज की। स्वराज की नींव रखी थी। और यहीं से आगे बढ़े तो क्या निकल के आता है कि इन्होंने 1764 में रायगढ़ किले पर छत्रपति की उपाधि मिली थी। इनको क्या हुआ था? इन्हें 1674 में रायगढ़ के किले में क्या हुआ था? छत्रपति की उपाधि ली थी। कब? 1674 में। 1674 में क्या हुआ था? शिवाजी को छत्रपति उपाधि ली थी। कहां? रायगढ़ में। रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि ली थी। तो ये शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे कि सन 1627 से 1680 तक ये चला था इनका कार्यकाल। संस्थापक शिवाजी महाराज थे। स्वराज की इन्होंने नींव डाली थी। 1674 में छत्रपति की उपाधि ली थी। कहां पर? रायगढ़ में इनको उपाधि मिली थी। अब इनके महत्वपूर्ण जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनसे महत्वपूर्ण कुछ क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जांच लीजिए। शिवाजी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या तथ्य निकल के आएंगे यहां से आपके? तो तथ्य निकल के आएंगे कि इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता कौन थे इनके? शहाजी भोसले। उसके बाद जो दूसरा निकल गया, माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनका जीजाबाई। जीजाबाई हो गया। उसके बाद आगे जो निकल के आएगा क्या? राजनीतिक गुरु या संरक्षक। इनके संरक्षक कौन थे? दादाजी कौंडदेव। उसके बाद आगे जो पॉइंट निकल के आता है आपके सामने कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? ये थे समर्थ रामदास। समर्थ गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? इनकी समाधि कहां पर है इनकी? तो समाधि है रायगढ़ में। कब हुआ था? 1680, जो साम्राज्य इनका चला था, ठीक है। और इनके जो शिवाजी के मंत्री मंडल में प्रशासन के कितने अंग होते थे? तो मंत्री थे आपके 8 मंत्री थे। कितने मंत्री होते थे इनके प्रशासन में? मंत्री की कुल संख्या होती थी 8, जिसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे अष्टप्रधान।
इनको हम क्या बोलते थे? अष्टप्रधान, इनको बोलते थे हम अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान इनको बोला जाता था। तो ये शिवाजी महाराज, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पिताजी हो गए शाहजी भोसले, माता होगी जीजाबाई, संरक्षक दादाजी कोंडके हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए रामदास, समाधि जो इनकी हुई थी रायगढ़ में है 1680 में, इनके मंत्री परिषद में 8 मंत्री होते थे, अष्टप्रधान कहा जाता था। उसके बाद इन्होंने इनकी जो कार्यकाल 1627 से 1680 तक इनकी चली थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी है, सारी पीडीएफ में पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको प्रोवाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हरीश चंद्र मुखर्जी, जेम्स आंगस्टन हक्की, दीनबंधु मित्र और हेमचंद्राकार। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर बताइए इसमें से कौन सा होगा? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की आपका राइट आंसर होने के चांसेस हैं, जो मुझे लगता है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या सही है, यहां पर आपके हिसाब से क्या सही है, जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या सही है। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो भाषा जो थी आपकी वो थी अंग्रेजी, अंग्रेजी में था। और पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था आपका बंगाल गजट। कौन सा था इसमें आपका? बंगाल गजट। बंगाल गजट इसमें राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या था और कब प्रकाशित हुआ था? ये सन जो थी आपकी 1780 में। सन जो थी आपकी कब थी? आपकी 1780 में, 1780 ईसा में, 1780 ईसा में ये बंगाल गजट हुआ था। और संपादक कौन थे इसके, ये भी बताइए। संपादक कौन थे इसके? संपादक थे इसके जेम्स ऑगस्टिन हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। उसके बाद इनके टाइम पे दीनबंधु मित्री ने नीलगंध, आप बताइए यहां से जो एक पॉइंट निकल के आता है कि नील दर्पण, नील दर्पण, नील दर्पण के किसने किया था? ये दीनबंधु ने किया था स्टार्ट, दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु मित्र ने किया था, ठीक है। और नील दर्पण की रचना कब हुई थी? इसकी जो सन थी, ये जो आपका सन था, ये आपका था 1858 से लेकर 59 तक, ये आपका यहां पर आपकी सन थी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अगर यहीं पर हम बात करें कि पहला जो समाचार पत्र था अंग्रेजी में छपा था, और इसे क्या बोलते थे? इसे ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवाइजर भी इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। ये सारे के सारे देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मैं कहीं से बना के लाया हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से बनाए हैं। ये किसी भी बुक्स में उठाएंगे, अधिकतर जो पीवाईक्यू की बुक्स उठाएंगे, किसी की भी हो, कहीं से भी उठाएंगे, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन इससे संबंधित जितने क्वेश्चन, क्योंकि ये आ चुके हैं, ये सारे आ चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं कि यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, वो सारे के सारे मैं इसमें करा रहा हूं कि जिससे कि आपको रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए, प्रैक्टिस सेट है। अब मान के लिए चलिए ये एक क्वेश्चन आ गया, ये मान के चलिए ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, तो इसके रिलेटेड कितने फैक्ट्स निकल के आए वो मैंने सारा बताया है। उसके बाद ये कितने फैक्ट्स निकल गए वो सारा मैंने बताया है। जैसे एक क्वेश्चन था कि मराठा वंश की प्रसिद्ध कौन थे शासक, तो छत्रपति शिवाजी थे, ये तो आप याद कर लो, ये तो आ गया है। लेकिन इससे कितने सारे संबंध निकल के आए, क्योंकि एसएससी में आप देखेंगे तो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। तो आपको जितने भी मैं फैक्ट्स लिखा रहा हूं वो सारे याद करने पड़ेंगे। 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? बताइए 1290 से लेकर 1320 तक किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था बताइए इसको। उस समय कौन सा था? खिलजी वंश था ना उस समय, उस समय कौन सा था? खिलजी वंश था, खिलजी वंश आपके सामने था, खिलजी वंश था। तो इसके बारे में बताइए कुछ जो जरूरी है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ गया है, और ये
टाइमिंग पूछ रहा है तो टाइमिंग से रिलेटेड इसका मतलब हमें पूछ देखना पड़ेगा कि टाइमिंग क्या है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन इसके संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के, खिलजी वंश के इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन। और ये कब से कब तक था? ये रहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो महान शासक माना जाता था वो था अलाउद्दीन खिलजी, और उसका जो कार्यकाल था 1236 से 1296 से लेकर 1316 तक, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन। ये आपका पॉइंट हो गया पहला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक। उसके बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन क्योंकि ये इसका महान शासक था। ठीक है, इसका महान शासक था। और इसमें क्या हुआ था? अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किए थे, सैनिक सुधार किए थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 तक। 1296 से लेकर, ये आपका था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। और इसने क्या किया था? अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण किया था। और इसने क्या किया था? इसने काबू किया था किस पे? सैन्य सुधार पर। सैन्य सुधार भी इसी ने किए थे। इसने क्या किया था? सैन्य सुधार। इसने सैन्य सुधार भी किया था। अब यहीं पर कुछ चीजें निकल के आती हैं कि 5 राजवंशों ने, इस समय क्या हुआ था, 1206 से लेकर 1526 तक के कितने थे? कितने? कुल 5 राजवंशों ने इसमें किया था। एक तो हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश बोलते थे, या आपको बोलते थे क्या? ममलूल वंश। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, लोधी वंश आ गया। इनके कार्यकाल की बात करें तो देखिए, गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेकर, कब से था? 1206 से लेकर 1290 तक था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक था। उसके बाद तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक था आपका। उसके बाद सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक था। लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 तक आपका ये था। तो ये अलग अलग क्रम वाइज थे। कभी कभी इनके सन भी पूछ लेता है कि ये किस तरह से थे। अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही काम चला लो, क्योंकि पहले गुलाम वंश था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश था 1451 से लेकर 1526 तक। इस तरह से जो मैंने डिटेल बताई है वो आप याद कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासन की बेटी थी? बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद बहराम, गयासुद्दीन बलबन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर बताइए कि रजिया पहली महिला सुल्तान भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। बताइए जल्दी कौन था इसका राइट आंसर? भाई ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा तभी आप नौकरी ले पाएंगे। इल्तुतमिश की बेटी थी ये, जल्दी बताइए। राइट आंसर ये होगा क्या? राइट आंसर ये होगा क्या? ये मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है। और रजिया सुल्तान कब से कब तक पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी? तो 1236 से लेकर 1240 तक, ज्यादा समय नहीं हुआ था। सन क्या था इनका? कार्यकाल का था 1236 से लेकर 1240 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ये इनका कार्यकाल रहा था। और यहीं पर और जो चीजें हमें जानने की जरूरत है कि इनके जो पुत्री थी इल्तुतमिश की, ये पुत्री थी इल्तुतमिश की, ये रजिया सुल्तान यहां से आपकी पुत्री थी। और ये एसएससी जीडी 30 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स होंगे वो आपको जानना जरूरी होगा। इन्होंने क्या किया था, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो देखिएगा। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान राज्य करने की कोशिश की थी।
पुरुषों के समान क्या कबा, ये कोट और टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। वो ज्यादा दिन नहीं चले, इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। इनकी शादी किससे हुई थी, इनकी शादी की बात करें, क्योंकि पूछता है कि इनकी शादी किससे हुई थी, तो रजिया की शादी हुई थी अल्तुतुनिया। और इनकी हत्या कब हुई थी, हत्या हुई थी 1240 में। और किसने की थी, डाकुओं के द्वारा, डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये कुछ फैक्ट्स निकल के आ रहे थे कि ये जो टाइमिंग है इल्तुतमिश, ये कब से कब तक हुआ था, ये इसका कब से कब तक हुआ था, 1236 से लेकर 1240 तक। 1240 में इनकी हत्या कर दी थी डाकुओं ने, शादी अल्तुतुनिया से हुई थी। इन्होंने क्या किया था, पर्दा को त्याग कर, जो पर्दा प्रथा थी मुस्लिमों में वो त्याग कर पुरुषों जैसे इन्होंने क्या कोट टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया था। और ये पहली शासिका थी, मुस्लिम शासिका। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये आपका। मोट की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। मोहम्मद तुगलक किसने बनाई थी, बताइए। 187वां क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में बनाई गई थी, किसके शासनकाल में बनाई गई थी, किसके शासनकाल में बनाई गई थी, बताइए। राइट आंसर दिए कि कहीं ये सिकंदर लोदी तो नहीं है, ये आपका दोस्त सिकंदर लोदी तो नहीं है, सिकंदर लोदी ने तो नहीं बनवाई थी। और इसका कार्यकाल क्या था, 1489 से लेकर 1517 तक था इसका कार्यकाल। 24 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 1489 से लेकर 1517 तक, 1489 से 1514 तक का ये इसका कार्यकाल रहा था। 1517 तक। और कहां पर बनाई थी ये मस्जिद जो थी, ये मोटा मस्जिद का स्थान क्या था, ये आपका दिल्ली में बनाई गई थी, ये आपकी दिल्ली में बना था इसका, ठीक है। और इसी के टाइम पे क्या हुआ था, और इसका निर्माण किसने किया था, प्रधानमंत्री। इसका जो इस मस्जिद का जो निर्माण था, ये इनके वजीर ने, जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे, उसी के द्वारा कराया गया था। कौन थे इनके, मियां, कौन था, मियां ठीक है, मियां भुआ इसका प्रधान था। और इनके टाइम पे क्या था, कला और स्थापत्य था, स्थापत्य के संरक्षक रहे हैं, ठीक है, स्थापत्य के ये संरक्षक रहे हैं। आगे देखिए, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। और ये SSCGD 7 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। हौज ए सुल्तानी के बारे में बताइए। हौज ए सुल्तानी बताइए, हौज ए सुल्तानी। हौज ए सुल्तानी हौज ए सुल्तानी सुल्तान इल्तुतमिश, इसका क्या था, सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। और इनके टाइम पे क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने दिल्ली में पानी की समस्या दूर करने हेतु क्या बनाया था, हौज ए सुल्तानी का नाम रखा था। हौज ए सुल्तानी का बड़ा जलाशय बनाया था, किसका, दिल्ली की जो पानी की समस्या थी उसको समाप्त करने के लिए हौज ए सुल्तानी, दिल्ली की में पानी की समस्या को, दिल्ली में पानी की समस्या समाप्त करने के लिए एक बड़ा जलाशय बनाया गया था, और उसके बाद
इसको आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, हौज खास कहलाता है। ये क्या कहलाता है इसका, हौज खास। ये आज के टाइम पे इसको क्या बोलता जाता है, ये आज, ये वर्तमान समय में क्या है, ये आपका हौज खास, ये आपका हौज खास है वर्तमान समय में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये आज के टाइम पे क्या है, आपका हौज खास है। यहीं से अगर और भी चीजें निकल के चलती हैं तो तुर्कान ए चलगाही, जो 40 गांव सरदारों का गठन था, जो 40 सरदारों का गठन था, जो 40 क्या था, 40 सरदारों का गठन था, उसका निर्माण, उसका संगठन किसने बनाया था, वो भी इसने ही बनाया था। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसको गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। और उसके बाद इसने क्या किया था, इसके बाद इसने इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, इसके द्वारा जो बनाया गया था उल इस्लाम, कुबुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। और उसके बाद क्या क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऐबक, ये ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलिए। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे, तुलुब राजवंश, अराविड राजवंश, सालुब राजवंश, संगम राजवंश, बताइए इसमें से। और ये 2 दिसंबर 2021, ये आपका 2 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। कृष्णदेव राजवंश किस वंश थे, किस राजवंश से संबंधित थे, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे। यहां से एक चीज और निकल के आती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने की थी। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने सन क्या थी, इसकी सन थी आपकी, सन क्या थी आपकी, ये थी 1336 ईसा में, 1336 ईसा में की थी। और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तुलबुल राजवंश। और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी ये वीर नरसिंह ने। इसकी स्थापना की थी, किसने की थी, वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है, वीर नरसिंह ने। अगर यहीं पर हम बात करें कि कृष्णदेव राजवंश तुलबुल से संबंधित थे और ये एक महान शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के क्या थे, एक महान शासक थे। इस टाइम के आपके महान शासकों में इसकी गिनती होती थी। महान शासक, इनकी क्या होती थी गिनती, महान शासकों में इनकी गिनती होती थी। डेट बताना है, मैं सन बतानी है कि बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। पान खा चबा घुमा 1526 से लेकर स्टार्ट हो जाती है आपकी। और किस तरह से पानीपत का, दादरा का, वो सारी लड़ाइयां लड़ी गई थी, बताइए किस तरह से था। प्रथम पानीपत युद्ध क्या था आपका, बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। जल्दी बताइए। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, दादरा का युद्ध हुआ था
1529 में। तो इसका होता है पान खा चबा घुमा। पान खा चबा घुमा इसकी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की कंप्यूटर के जैसे, पान खा चबा घुमा। क्या होता है इसका? पान खा चबा घुमा। पान खा चबा घुमा पानीपत का हो गया, खानवा का आपका युद्ध हो जाएगा, खानवा के बाद आपका चंदेरी का हो जाएगा और आपका धादरा का युद्ध हो जाएगा। तो पानीपत, खानवा और चंदेरी और क्या हो गया आपका धादरा। और इसमें क्या हुआ था, देखिए पानीपत का 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद खानवा में 1527 में राणा सांगा को हराया था, चंदेरी में 1528 में मेदनी को हराया था और धादरा में युद्ध हुआ था 1529 में, इन्होंने अफगान को हराया था। इसमें आपको अफगान को हराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1526 ईस्वी में। पानीपत में इब्राहिम लोदी को क्या हुआ था, 1526 ईस्वी में इन्होंने हराया था, 1526 ईस्वी में इसको हराया था। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे मैं बता रहा था कि पान खा चबा घुमा, तो ये पहला कौन सा हो गया आपका, पानीपत का युद्ध हो गया। पहला कौन सा है आपका, पानीपत, पानीपत। और इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी आपकी 1526 को, 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका मुगल के, और दिया हुआ है किसको, इब्राहिम लोदी के। मुगल के हुआ था और इब्राहिम लोदी के। सभी में किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। अब चबा का क्या निकल के आएगा, ये होगा पान खा, खा का क्या होगा, खानवा, ये आपका खानवा हो गया। और सन क्या थी इसकी, सन थी आपकी 1527। किस किस के बीच हुआ था, ये मुगल थे और कौन थे इनका, राजपूत संघ राणा। किसके हुए थी, ये राणा वंश, राणा सांगा, राणा सांगा के बीच हुई थी। यहां पर भी किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद अगला जो निकल गया है चंदेरी, यहां से क्या हो रहा है, चंदेरी। और ये कब हुई थी, 1528 में हुआ था ये आपका। और ये किस किस के बीच हुआ था, मेदनियों के बीच में हुआ था ये आपका, ये हुआ था आपका मेदनियों के, ये मेदनी राय के बीच में हुआ था। उसके बाद धुआं, इसका क्या होगा, धादरा, धादरा। और ये कब हुआ था, 1529 में। और ये किसके बीच हुआ था, इसका जो हुआ था अफगानियों के, ये हुआ था आपका अफगानियों के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1526 में इनका हो जाएगा राइट आंसर। अफगानों से इनकी लड़ाई हुई थी। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। उसने 1494 ईस्वी में राजा सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत बताना है, ये नहीं कि आप इसमें से सही बताओ, गलत कौन सा है, गलत बताओ कौन सा है इसमें से। बताइए। देखिए बाबर ने क्या किया था, बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो इसने तुलगमा नीति थी इसकी। ये युद्ध नीति कौन सी थी, तुलगमा। और उसके बाद बाबर की उपाधि कौन सी ली थी इन्होंने, कलंदर की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि थी इनके, बाबर की जो नीति थी तुलगमा नीति थी और कलंदर की इन्होंने उपाधि ली थी। कलंदर की उपाधि ली थी। उपाधि के बाद इन्होंने बाबरनामा लिखी। बाबरनामा लिखी। वो कौन सी लैंग्वेज में थी, बाबरनामा थी आपकी तुर्क, किसमें थी, तुर्की भाषा में बाबरनामा। ये आपकी तुर्की, ये तुर्की भाषा में थी। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी, बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईसा में,
1530 ईसा में कहां हुई थी इनका जो है आगरा में, आगरा में हुई थी। अब इसका राइट आंसर बता दीजिएगा मेरे को, क्या है इसका राइट आंसर। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ये गलत है इसका, ये जो राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, ये सारे इससे संबंधित हैं, ठीक है। और ये 30 नवंबर 2021 की कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये कितने वर्ष का था जब बैठा था, बताइए कितने वर्ष का था। 1494 में बैठा था, 11 वर्ष का था ये कितने वर्ष का था, ये 11 वर्ष का था। और सन कौन सी थी, 1494 ईसा में। कब बैठा था, बस 11 वर्ष के था उस टाइम पे, और 1494 इसकी डेट ऑफ अपॉइंटिंग थी, डेट ऑफ अपॉइंटिंग थी, ठीक है। आगे चलिए, आगे बताइए कि शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, कब हराया था चौसा में, 1545, 1537, 1541 या 1539, किसमें कब हराया था। और ये चौसा है कहां पर, कहां पर है, स्थान बताइए। ये आपका बिहार में है, चौसा कहां पर है, ये आपका बिहार में है, बिहार में है आपका। और जब ये यहां से हारा था तो यहां से भागकर कहां गया था, हुमायूं भागकर गया था आगरा। जब हार गया ये तो भागकर कहां गया, आगरा, आगरा पहुंच गया था यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1539, इसका राइट आंसर होगा 1539, 1539 हुआ था। और इसकी जो कार्य अवधि थी, इसकी जो अवधि, इसके शासनकाल की, शेरशाह सूरी से संबंधित इसकी अवधि क्या थी, अवधि क्या थी इसकी, इसकी थी आपकी 1540 से 45, 1540 से 1545 ईसा, 1540 से 1545। और इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम फरीद, इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था, फरीद, बचपन का नाम फरीद। और इनका एक जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो भी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा हुआ था, इनका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में इनका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था बिलग्राम में, सन 1540 में बिलग्राम में इनका युद्ध हुआ था। और इसमें युद्ध में क्या हुआ था, इसमें भी हुमायूं को पराजित किया था, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, हुमायूं को पराजित, हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था। हुमायूं 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 को पराजित किया था। तो फरीद शेख, इनसे रिलेटेड, ये शेर खान से रिलेटेड, या शेर खान शेर शाह सूरी, इनसे रिलेटेड कौन से संबंध है, इनका बचपन का नाम फरीद था, अवधि जो थी 1540 से 1545 तक रहा था। सन 1540 में बिलग्राम हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हुमायूं को हराया था। और चौसा में जो है वो बिहार में है। और हुमायूं भागकर कहां पहुंचा, हुमायूं भागकर कहां पहुंचा, आगरा पहुंचा था इस लड़ाई के दौरान, ठीक है। आगे बढ़िए, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कादिल कश्मीर को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, शाहजहां, अकबर। इसका जो राइट आंसर होगा अकबर, इसका राइट आंसर होगा। और देखिए कब आया था ये आपका, 30 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ है। अकबर ने इसका दिया था पूरा डाटा। अकबर जो थे मुगल वंश के सम्राट थे। और इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1542 में, इनका जन्म कब हुआ था, 1542 में। कहां हुआ था, अमरकोट, अमरकोट में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु हुई थी 1605 में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है।
इनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट और हैं, ध्यान नहीं आ रहे कौन से थे। फतेहपुर सीकरी भी इन्होंने बनवाया था ना, बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और वो कौन सी, गुजरात विजय में, गुजरात विजय के दौरान। गुजरात विजय के दौरान ये आपका बनाया गया था। तो ये आपके कुल क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे निपटा दिए हैं हमने। अगर मुझे लगता है कि इसमें से आपने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि ये 6 क्लास है और हम टोटल क्वेश्चन कितने कर चुके हैं, लगभग हमने 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर इनसे रिलेटेड, ये तो क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जितना भी दायरा बनता है वो सारे के सारे मैं कंप्लीट कराता चल रहा हूं, तो लगभग मान के चलिए 500 के आसपास क्वेश्चन आपके बन गए हैं। एसएससी जीडी में नौकरी लेनी है और बढ़िया कट ऑफ को देखना ही नहीं है, तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। नवंबर में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पर मैं सारी मटेरियल डाल रहा हूं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक और कमेंट्स जरूर करके जाइएगा, जिससे कि यार हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक का कमेंट्स नहीं कर रहे, जिससे कि थोड़ी सी वीडियो में मतलब उत्साह नहीं आता है। तो आप कमेंट्स और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप हाँ अपना प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।